बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। आज बहुत ही खुशी हो रही है। सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ, उसके बाद आप मैसूर के भाई बहनों का मैं तहदिल से शुक्र अदा करती हूँ, और ख़ास कर से जो मैसूर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट शरीफ भाई, मैं उनका भी तहदिल से शुक्र अदा करती हूँ। और आज मुझे यहाँ आने का मौका मिला और ऐसा वेलकम रहा कि मैं कई कंट्रीज में कई जगह पर गई हूँ, मगर इस वेलकम से मुझे बहुत ही खुशी हुई और इस तरह का वेलकम कहीं भी नहीं हुआ। और आज मैं अपने आप को बहुत ही खुशनसीब समझती हूँ, क्योंकि क्लासों में किताबों में पढ़ते आते थे कि टीपू सुल्तान एक बहादुर इंसान थे, एक सेकुलर इंसान थे, जो हिंदू को मुस्लिम को सबको बराबरी की इंसाफ देते थे। और टीपू सुल्तान रहमुल्लाह अलैह ने इस देश की हिफाजत करने के लिए, इस देश को अंग्रेजों से बचाने के लिए अपनी जान गंवा दी और आखिरी सांस तक जो है वो लड़ते रहे। मैं ऐसे बहादुर और ऐसे शेर टीपू सुल्तान के शहर में आकर बहुत ही खुशी महसूस कर रही हूँ, बहुत बड़ी अपने आप को खुशनसीब समझ रही हूँ। और आप मेरे नज़र में जितने भी मैसूर के लोग हैं वो मुझसे बड़े वीआईपी हैं, क्योंकि आप ऐसे बहादुर शेर टीपू सुल्तान के शहर में आप रहते हैं। सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगी कि एमईपी इस पार्टी का नाम है महिला एम्पावरमेंट पार्टी। इस पार्टी को महिलाओं के एम्पावरमेंट के लिए जो है शुरू किया गया, मगर इस पार्टी में दोनों के लिए भी बराबरी का हिस्सा है। हमारे भाई भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं और हमारी बहनें भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं। और इस पार्टी में खास कर से हमको चाहिए कि ये पार्टी के लिए खास कर से ये है कि हम अपने भारत को सजाना है। अपने भारत के अंदर जो पॉलिटिक्स के नाम पर जो नाइंसाफी होती है, उस नाइंसाफी को इंसाफ दिलाना है। इसलिए इस पार्टी का नाम महिला एम्पावरमेंट पार्टी, इस पार्टी का शार्ट नाम एमईपी, इस पार्टी का सिंबल डायमंड सिंबल। ये पार्टी नेशनल पार्टी है, ना कि ये पार्टी डिस्ट्रिक्ट पार्टी है, ना कि ये पार्टी स्टेट पार्टी है। ये पार्टी नेशनल पार्टी है और ये पार्टी कंटेस्ट करेगी बेंगलुरु के 224 सीटों पर कंटेस्ट करेगी। और पूरे भारत में ये पार्टी जनरल इलेक्शन कंटेस्ट करेगी। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि सारे लोग यही सवाल करते हैं कि पार्टी का मकसद क्या है, पार्टी का मुद्दा क्या है, पार्टी किस लिए रखी गई है, पार्टी के रखने का मतलब क्या है। मैं यही कहती हूँ मेरे बहनों और भाइयों, मुझसे जो ये नाइंसाफी हो रही है ये देखी नहीं जाती है और मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। जो गरीबों का माल लूट लेना, जो गरीबों को जो माल पहुंचना सरकार के तरफ से वो नहीं पहुंचना, और जो गरीबों के लिए जो चीजें मिलना वो चीजें उनको नहीं मिलना। और आज तक हमारे भारत को आजादी मिलकर 70 साल हो गए ही, मगर 70 साल में हमारे भारत में से झोपड़पट्टी आज तक नहीं हटी। आज भी गरीबी हर विलेज में हर जगह पर फैली हुई है। तो मेरा ख्वाब है कि हमारे भारत से इकोनॉमिक को ग्रोथ करके इस गरीबी को मिटा देना। और इस पार्टी का ख्वाब है, इस पार्टी का मुद्दा है कि भारत का हर नौजवान कोई भी बेरोजगार ना रहे, उसके लिए प्लान करना। और भारत में हमको ऐसी प्लान्स बनाना, ऐसे इंडस्ट्री लगाना कि हमारे भारत का कोई भी यूथ, कोई भी पढ़ा लिखा इंसान, कोई भी पढ़ी लिखी लड़की वो जो है बेरोजगार ना रहे। सबसे पहले हमको चाहिए कि हम अपने भारत की बेरोजगारी को हटाएं। उसके लिए ये पार्टी काम
काम करेगी और उसके सॉल्यूशन निकालेगी। और खासकर से कर्नाटक के अंदर जो प्रॉब्लम ही, उसके लिए भी ये पार्टी आएगी, उसके सॉल्यूशन निकालेगी। खासकर से कर्नाटक में जो पानी का प्रॉब्लम है, कई विलेजों में 2-2 दिन में एक बार पानी आता है, कई विलेजेस में 10 दिन में एक बार पानी आता है। मुझे बल्लारी के लोग बता रहे थे वहां पर तो 17-18 दिन में एक बार पानी आता है। तो आज हमारी कंट्री का बजट इतना बड़ा है, मगर हमारे लोग पानी के लिए तरस रहे ही, वो भी हर तरफ नदियां, हर तरफ समंदरें, हर तरफ बोर डाले तो पानी आने वाली कंट्री में पानी का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इसके सॉल्यूशन हमको निकालना है। और दूसरा, ये पार्टी का मुद्दा है कि जैसा लोग पार्टी में ये होते हैं कि पार्टी को सिर्फ जब तकरीर में आते हैं तो ये पार्टी उस पार्टी का बताती है, ये पार्टी उस पार्टी को बुरा बोलती है, ये पार्टी वो पार्टी को बुरा बोलती है, वो पार्टी ये पार्टी को बुरा बोलती है। हालांकि उससे क्या फायदा है हमको क्या फायदा है कि पार्टी पार्टी को बुरा बोलती है और हम क्या होते हैं, हम ज्यादा से ज्यादा उसमें जो है इमोशनल में आ जाते हैं और लोगों को बहकाते हैं लड़ाई और झगड़े करने के लिए और हिंदू मुसलमान के झगड़े लगाते हैं। जबकि ये कंट्री पीस कंट्री है। ये भारत का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है आप चाहे हिंदू रहो, आप चाहे मुस्लिम रहो, आप चाहे क्रिश्चियन रहो, आप चाहे कोई भी जात के रहो, आप अगर दोनों ही लोग ही भारत के अंदर अगर उनकी भी एक जात है तो उनका भी रेस्पेक्ट करना पूरे भारत का काम है। और किसी को भी जो है निकाल कर बात करना और किसी के मजहब का मजाक उड़ाना ये भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। भारत का कॉन्स्टिट्यूशन अगर सीधे से पढ़ते हैं, अगर स्टडी करते हैं तो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन से बेहतर पूरे वर्ल्ड में कहीं भी ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है जो सबको मिलकर जीने का सिखा रहा है, जो सबको मिलकर रहने का सिखा रहा है, हर किसी का रेस्पेक्ट सिखा रहा है। मैं सलाम करती हूं, मैं सैल्यूट करती हूं ब्रदर अंबेडकर को, जिन्होंने एक एक बात को सोच कर वो कमेटी को जो बैठकर उस वक्त जो है भारत का संविधान बनाया और उसमें काफी मुसलमान भी थे, काफी हिंदू भी थे, काफी सारे लोग थे। हर मसले को चुन चुन कर देख कर क्या तकलीफ है, भारत के लोगों को किस तरह से इंसाफ मिलेगी, सारे लोगों को एक ही इंसाफ बना दिए। आज हम जिसको वोट डालते हैं वो सीट पर बैठकर हमारा मजाक करता है। कोई बंदा जब तक कि आप वोट नहीं डालते कोई एमएलए नहीं बन सकता, कोई एमपी नहीं बन सकता, कोई कॉर्पोरेटर नहीं बन सकता, ना कोई चीफ मिनिस्टर बन सकता, ना कोई प्राइम मिनिस्टर बन सकता। भारत के संविधान ने वो बटन, वो अधिकार तुम्हारे हाथ में दे के रखा है कि तुम जिसको चाहो चुनो, जिसको चाहे बिठाओ। फिर नहीं बोलना कि भारत के संविधान में जो है कि ये है, उन्होंने ये कर दिया है। ये तुम्हारे हाथों में है, तुम सोच सकते हो, तुम समझ सकते हो क्या हमारे कंट्री को चाहिए। अभी आज 2018 का बजट रिलीज हुआ सेंट्रल से, गवर्नमेंट से। वो बजट को मैं जब पढ़ के देखती हूं तो उस बजट में ना वुमेन्स के लिए कोई प्लान है, ना वुमेन्स के लिए कोई बजट है, ना उस बजट में आने वाले नौजवानों के लिए, उनके जॉब के लिए कोई चीज नहीं है बजट में। तो और बहुत सारे चीजें, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के लिए जो भारत के लिए काम करते ही, उनके लिए बजट में कोई भी प्लान नहीं है। आप बजट चेक करके देखिए कि बजट तो लाखों लाखों के करोड़ होता है मगर किसी का कोई सुधार नहीं होता। अभी आप अगर बजट देखेंगे तो सेंट्रल से ये साल में 25 लाख करोड़ का बजट था, 30 लाख करोड़ का बजट था, मगर आप 5 साल पहले कैसे थे आज भी वैसे ही है। ना आपके घर बदले, ना आपके घरों में रोजी बढ़ी, ना आपके बच्चों आगे बढ़े, ना कोई देश के रास्ते सही हुए, ना कोई गली सही हुई, ना कोई चीज सही हुई। बिल्कुल जैसा के वैसा ही है, खाली बजट हमारे पेपर्स पे रह जाते हैं। तो इसलिए पूछते हैं लोग कि पार्टी का मकसद क्या है, तो पार्टी का मकसद यह है कि मुझे बेचैनी है कि हमारे भारत में बहुत बड़ी नाइंसाफी हो रही है। जैसे जो भारत के बहादुर लोग अंग्रेजों की गुलामी से बचाने के लिए एक कदम उठाए थे और हम सब जो है अंग्रेजों की गुलामी से बच गए और बापूजी ने कदम उठाया और सारे लोग साथ दिए, उसमें काफी लोग मरे, काफी लोग जिए, मगर भारत को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद कर दिए। आज भी हम जो है ऐसे लोगों की गुलामी में हैं जो हमेशा हमको गुलाम समझते हैं।
और ये समझते हैं कि ये सीट मेरे बाद मेरे बच्चे को, उसके बाद उसके बच्चे को, खाली अपने रिश्तेदारों में जो है ये चीजें बढ़ जाते हैं। तो मेरे भाइयों और बहनों, मैं ये सोच रखती हूं, मैं ये चाहती हूं कि भारत के हर नागरिक को इंसाफ मिले, वो चाहे मुसलमान हो, वो चाहे वो हिंदू हो। जो स्लम एरियाज है उसको हम डेवलप करें कि कभी भी कि इंडिया में स्लम एरियाज नजर तक ना आए। मेरी मेहनत इसके लिए शुरू हुई है और मैं भारत के स्कूल्स को यूनिफॉर्मिटी में लाना चाहती हूं कि चाहे मैसूर की स्कूल आप देखें, चाहे बेंगलुरु की स्कूल आप देखें, चाहे रूरल की स्कूल आप देखें, चाहे अर्बन की स्कूल आप देखें, आप विलेज की स्कूल देखें, एक ही यूनिफॉर्मिटी हो, एक ही तरह के पढ़ाने के टीचर हो। क्योंकि मालदारों के बच्चे प्राइवेट स्कूल में जाके पढ़ते ही, मगर गरीबों के बच्चे जो गवर्नमेंट स्कूल में जाके पढ़ते ही, उनके लिए कोई सहूलत हमारे सरकारों ने नहीं किया है। आज भी सही पढ़ाने के टीचर्स नहीं है। कहीं पर सर्वे किया जाए तो बच्चे तो आते हैं पढ़ने के लिए, 12 बजे तक उनको कोई चेक करने वाला नहीं, उनको कोई पढ़ाने वाला नहीं, और उनके लिए बाथरूम नहीं, उनके लिए पानी नहीं। मेरे भाइयों और बहनों, मैं चाहती हूं सारे भारत के अंदर गवर्नमेंट के स्कूल जो है यूनिफॉर्मिटी में आ जाए। हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल जिसके लिए करोड़ों का बजट होता है, बीमार लोग जब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं तो उनको सही मेडिसिन नहीं मिलती है, ना उनके लिए गैस के सिलेंडर होते हैं, ना उनके लिए बेड होते हैं। वो तकलीफ से काफी लोग जो है काफी परेशान होते हैं। मेरा इरादा है कि एमईपी के जरिए से हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को यूनिफॉर्मिटी में लेके आए और इंटरनेशनल लेवल में हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनाए, ताकि हमारे गरीबों के लिए ऐसी सहूलत हो जाए कि अमीर भी उसके अंदर आने की चाहत करे। और हमको चाहिए कि खासकर से हम अपने भारत के डेवलपमेंट के लिए, अपने भारत में तब्दीली लाने के लिए राजनीति के शक्ल को बदलना बहुत ही जरूरी है। मेरा ख्वाब है कि एमईपी के जरिए से राजनीति के शक्ल को बदलना है कि कोई ये सोचे कि मैं नेशनल प्रेसिडेंट हूं। किस लिए है नेशनल प्रेसिडेंट? प्रजा की सेवा करने के लिए। कोई ये सोच ले कि मैं एमपी हूं, किस लिए है एमपी? प्रजा की सेवा करने के लिए। कोई ये सोचे मैं एमएलए हूं, एमएलए किस लिए है? प्रजा की सेवा करने के लिए है। एमएलए इसलिए नहीं है कि वो घर के अंदर जाके बैठ जाए, उसके वोट डालने वाले लोग उसके पीछे घूमते रहे, उसके तरफ वो ध्यान ना दे। इसलिए एमईपी ने कुछ पॉलिसीज बनाए। बहुत सारे लोग, मैं काफी मीटिंग्स ले रही थी बेंगलुरु में। जब मैं बेंगलुरु में टोटल बेंगलुरु के कॉन्स्टिट्यूंसी पे कंटेस्ट करने के लिए आई तो सारे लोगों ने यही कहा कि नई पार्टी है, कैसे आएगी, किस तरह से होगी, कैसे कंटेस्ट करेंगे। मैंने उन लोगों को एक ही जवाब दिया, नेशनल पार्टी होती है, नई और पुरानी नहीं होती। जैसा कि गोल्ड नया पुराना नहीं होता है, उसी तरह से भी नेशनल पार्टी वही पावर रखती है जो पुरानी पार्टी रखती है। और पुरानी नई में कुछ फर्क नहीं। और जो है एक इनकलाब हमको पूरे भारत के अंदर लाना है। और सरकार के कुछ फैसलों से हमारे लोगों को बहुत तकलीफ पहुंची है, जैसे नोटबंदी, जैसे जीएसटी, जैसे कंपनीज को बंद करा देना, जैसे छोटे छोटे लोगों को कहना कि तुम जो है जीएसटी मंथली फील करो। जिसको इंटरनेट नहीं आता, जिसको फील करना नहीं आता, वो सब के सब लोग बिजनेस बंद कर दिए हैं। गरीबों के हालात बहुत ही खराब हो गए ही। तो इसलिए देश में एमईपी का मकसद है कि पूरे भारत के अंदर जो है टैक्स में कमी लेके आना, पूरे भारत के अंदर इस जीएसटी के अजाब को हटाना, पूरे भारत के अंदर जो लोगों के ऊपर जो जुल्म आता है उसको हटाना। क्योंकि एक सरकार का काम होता है कि वो अपनी प्रजा की आसानी सोचे, बल्कि उनके ऊपर तंगी ना दे। और उसके लिए सोचे कि ये गरीब इडली खाता है, उसके ऊपर 80 रुपए जीएसटी हो गया। एक गरीब चाय पीता है, उसके ऊपर भी जीएसटी हो गया। इसके पहले कोई चीज पर, ऐसे खाने पीने के चीजों पर नहीं थी। तो काफी मुश्किलात जो है हमारे साथ हुए हैं। तो मैं चाहती हूं सबको इंसाफ मिले, और सबको इंसाफ मिले। और खासकर से जो है हमको चाहिए कि इसको सुधारने के लिए हम सब टीम बनेंगे, हम सब काम करेंगे। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि सेंट्रल में गवर्नमेंट लाकर इन सारे चीजों को हम तब्दील कर सकेंगे।
इन सारे चीजों को हम बदल सकेंगे। तो मैं सबसे यही गुजारिश करती हूं कि आज हमारी पार्टी की यही पॉलिसी है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों ने कहा कि एमएलए के सीट के लिए एप्लीकेशन दिए मेरे पास। मैंने कहा भाई साहब, मेरे ब्रदर, हम सबको टिकट देंगे, जो भी है, हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, मर्द है, औरत है, मगर आपके जीतने के बाद सबसे पहला प्रेफरेंस हर काम में औरत को देना चाहिए, हर काम में औरत को आगे लाना चाहिए। और मैं चाहती हूं कि अगर देश की प्रेसिडेंट अगर मर्द है तो देश के वाइस प्रेसिडेंट औरत होना चाहिए। अगर स्टेट का चीफ मिनिस्टर मर्द है तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर औरत होना चाहिए। ऐसा कानून भारत के अंदर लाना चाहिए, क्योंकि हम औरतें 49% हैं। हम औरतें भारत में 49% रहते हुए भी हर जगह हम ना रहने के बराबर है। तो इसलिए ये पार्टी को लॉन्च किया गया है कि औरतों के इंसाफ के साथ साथ जस्टिस फॉर ह्यूमैनिटी। कुछ मर्दों ने यह सवाल किया कि औरत की पार्टी है, औरतों का काम है, हमारा क्या काम है? मैंने जवाब दिया, ये पार्टी हर वो बाप की है जो अपनी बेटी की इज्जत करता है। ये पार्टी हर वो भाई की है जो अपनी बहन की इज्जत करता है। ये पार्टी हर वो बेटे की है जो अपने माँ की इज्जत करता है। ये पार्टी जो अपने घरों को, अपने खानदानों को ये करने के लिए जो बनाए ही, ये पार्टी उन सब की है। तो मेरी बहनों और भाइयों, जब एमएलए के फॉर्म मेरे पास आए तो मैंने उनके सामने शरायत रखा है। क्या शरायत रखा है कि बेशक आप एमएलए का फॉर्म रिक्वेस्ट दीजिए, जब आप अगर जीत जाएंगे, अगर आप एमएलए हो जाएंगे, आप लोग मुझे एग्रीमेंट देना पड़ेगा कि आप लोगों के लिए 3 बजे से 5-6 बजे का टाइम दो, या आपको जो टाइम अवेलेबल है वो टाइम दो। उनको आपके घर के गोल, दीवारों के गोल मत फिराया करो। क्यों? कि तो वो एमएलए इसलिए बने हैं कि तुमने वोट दिया तो वो एमएलए बने हैं। तो इसलिए हमको चाहिए कि भारत के अंदर जो है एक इंसाफ लेके आए। भारत के अंदर की जो सियासत का जो चेहरा है, और खासकर से सियासत से ही बहुत सारी चीजें जो है मुश्किलात में पड़ जाते हैं। तो हमको चाहिए कि अच्छे लोग सियासत के सीट पर आए और बुरे लोगों को सियासत के सीट से हटाएं, और भारत के लिए अच्छे फैसले करें, स्टेट के लिए अच्छे फैसले करें, और ये कम्युनल दिमाग रखने वाले लोगों को सीटों पर से हटाएं। उनको कोई राइट नहीं बनता कि ये कहे कि भारत में मुसलमान है, भारत में हिंदू है, भारत में फलां है। किसी को कोई राइट नहीं है ये बात कहने का। और भारत के हर नागरिक को पूरा मुकम्मल हक है। जितना हक एमएलए को है, जितना हक एमपी को है, जितना हक चीफ मिनिस्टर को है, उतना ही हक भारत के हर नागरिक को है। मैं ये आवाज सारे भारत को सुनाना चाहती हूं। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने कंटेस्ट करने के लिए कहा है, और हमारे पास तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि हमारे पास कंटेस्ट करने के लिए एक दिन में 10, 15, 20 एमएलए आकर एप्लीकेशन दे रहे हैं। और मैं जब पहले आई थी तो मैंने भी यही सोचा कि हमारी पार्टी नहीं है, मगर पार्टी को अल्लाह ने इतना ऊंचा पहुंचाया है, क्योंकि पार्टी नहीं है, मैं नहीं हूं। मैं 20 साल से सोशल वर्क करती हूं। मैंने हिंदुओं के लिए भी काम किया है, मैंने मुसलमानों के लिए भी काम किया है, मैंने औरतों के लिए भी काम किया है। देश के 700+ डिस्ट्रिक्ट में हमारे कमिटीज मौजूद है। आज मैं बेंगलुरु में आई हुई हूं, मगर हर दिन बेंगलुरु में 10 से 15 हजार लोग हमारे काम कर रहे हैं इलेक्शन के लिए। मैं ये चाहती हूं कि हमें कामयाबी मिले। हम बेंगलुरु के जो परेशानियां हैं, बिजली की परेशानी को दूर कर दें। और मैं चाहती हूं अगर बेंगलुरु में एमईपी की हुकूमत आ गई तो 5 साल के बाद आप एक भी झोपड़पट्टी नहीं देखेंगे, एक भी क्लॉथ हाउस नहीं देखेंगे। आप 5 साल के बाद पानी का प्रॉब्लम नहीं देखेंगे। जो मैनिफेस्टो में लॉन्च करूंगी, डेट वाइज तुमको वादा करके उसको मैं पूरा करूंगी, क्योंकि मैनिफेस्टो लॉन्च करने के लिए नहीं होता है, बल्कि काम करने के लिए होता है। और मैं खासकर से ये उम्मीद रखती हूं कि आज
मैं यहाँ पर ये बातें जो बता रही हूँ वो सब आपको समझ में आए होंगे। अगर नहीं भी आए होंगे तो यहाँ के जो भाई और बहन ही वो बातें आपको समझा देंगे। मैं फिर से एक बार सबको मुबारकबादी और खुशखबरी देना चाहती हूँ कि मैसूर के मैसूर के जितने भी मैसूर डिस्ट्रिक्ट के कॉन्स्टिट्यूंसी है उसके अंदर हमारे जो शरीफ भाई हैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, और इंशाअल्लाह वो लोगों को जमा करके अच्छे अच्छे कैंडिडेट को चुने। ऐसे ना हो कि जो लोगों की खिदमत ना करे। मेरे पास टिकट उसको मिलेगी जो सोशल वर्कर है, जो पहले से लोगों को काम करते हैं, पहले से लोगों के लिए अच्छे काम करते ही उनको चेक करके मेरी पार्टी की टिकट मिलेगी। ऐसे ही नेशनल पार्टी की टिकट हर किसी को नहीं मिलेगी, बल्कि उनको मिलेगी जो भारत के अंदर उनकी सोच है कि लोगों की खिदमत करें, उनकी सोच है मुसलमान को हिंदू को किसको भी तकलीफ आए उनकी मदद करने जाए। तो ऐसे लोगों के लिए मेरे टिकट्स अवेलेबल होंगे। मेरे टिकट्स उनको ही अनाउंस होंगे जो भारत में अमानतदारी से काम करेंगे। हाँ, अमानतदारी से काम करके लोगों की मदद करेंगे। और मैं खास कर से और जो अपने गुंडागिरी जमाने वालों को मैं टिकट देना नहीं चाहती, और जो अपने आप को बहुत बड़ा मैं एमपी समझने वालों को मैं टिकट देना नहीं चाहती। मेरे पास वो ये आए कि मैं लोगों का गुलाम हूं, मैं समाज का सेवा करने के लिए हूं, तो ऐसे लोगों को मैं चेक भी करूंगी, ऐसे लोगों को मैं देखूंगी, मैं उनको टिकट दूंगी। मुझे भी लोग कह रहे थे कि मैडम आपको तो नेशनल प्रेसिडेंट ही, आपको इतनी इतनी देर लोगों को टाइम नहीं देना चाहिए, आपको ये छोटे छोटे प्रोग्रामों में अटेंड करने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा कि नेशनल प्रेसिडेंट से ही सबक शुरू होता है। अगर मैं ऐसी बनूं, मैं गली गली में जाके काम करने वाली बनूं, तो तुम सब भी गली में काम करने वाले बनोगे। मेरे एमएलएस, मेरे एमपीज भी मेरे साथ आकर ऐसे ही काम करेंगे। अगर मैंने ही पहले से गुरूरी बताई तो फिर ये भी ऐसे ही बन जाएंगे। सबक वहां से ही मिलता है गुरूरी का। तो मैं चाहती हूं हम सब एमजीपी के जितने भी एमएलए होंगे, जितने भी एमपीस होंगे, जितने भी मिनिस्टर होंगे, आगे जाकर कुछ भी होगा, सब के सब समाज के काबिल बन के रहेंगे। ये सबक मैं सिखाना चाहती हूं पूरे भारत को। तो इसके साथ साथ मैं जो है सबका शुक्र अदा करती हूं जो मैसूर के हमारे भाई और बहन हैं जो यहां पर अटेंड किए ही, और मैं उनको चाहूंगी कि मेरी आवाज को दूसरों तक आप पहुंचाने की कोशिश करें ताकि भारत को मजबूत बनाने में, भारत के संविधान को रिटर्न फॉर्म करने में हमारी मदद हो जाए। और आप सबका मैं शुक्रिया अदा करती हूं, खासकर से मीडिया डिपार्टमेंट का, और खासकर से पुलिस डिपार्टमेंट का, और पुलिस डिपार्टमेंट का मैं खासकर से शुक्रिया अदा करती हूं कि उन्होंने हमें काफी कोऑपरेट किया और हमें सपोर्ट किया। यहां पे नहीं बल्कि हर प्रोग्राम में, हर जगह भी जो है हमें सपोर्ट किया है। और मैं खास एक बात आपको बताना चाहती हूं, लोग कुछ कुछ बदगुमानी की बातें करते हैं, ये पार्टी को बीजेपी ने भेजा है, शायद ये पार्टी को कांग्रेस ने भेजा है। मैं आप सबके सामने वादा करती हूं, ना ये पार्टी कोई बीजेपी की है, ना ये पार्टी कोई कांग्रेस की है। ये पार्टी अपने आप में वन स्टैंडिंग नेशनल पार्टी है। ये किसी की पार्टी नहीं है, ये लोगों की पार्टी है, ये गरीबों की पार्टी है, ये यतीमों की पार्टी है, ये भारत के लिए जो इंसाफ करना चाहती उन सब की पार्टी है, भारत के हर नागरिक की पार्टी है। इसीलिए मैं बॉडीज भी बनाने के लिए जब प्रेजेंटेशन देती हूं तो मैं कहती हूं कि बेसिक से ही मेरी बॉडी में, स्टेट बॉडी में, डिस्ट्रिक्ट बॉडी में, कॉन्स्टिट्यूंसी बॉडी में, कॉर्पोरेटर बॉडी में, वार्ड बॉडी में मर्द और औरत दोनों भी बराबर रहेंगे, और हिंदू और मुसलमान भी रहेंगे। यहां जितने भी बैठे ही मुझसे मुलाकात की ही मैंने यही कहा है कि मेरी पार्टी के बाड़ी में पूरों को बराबर हक होगा। अगर प्रेसिडेंट है मर्द तो वाइस प्रेसिडेंट औरत को रखो, अगर वाइस प्रेसिडेंट औरत है, प्रेसिडेंट औरत है तो मर्द को रखो। मेरी बाड़ी में मैं कहती हूं सबको सब होना चाहिए, मुझे हिंदू भी चाहिए, मुसलमान भी चाहिए, क्रिश्चियन भी चाहिए। मैं इसलिए आप सबको सलाम करती हुई, आप सबको सैल्यूट करती हुई, इस शहर में जो टीपू सुल्तान जो बहादुर थे उनकी बहादुरी को सैल्यूट करती हुई मैं जो है सबको मुबारकबादी पेश करती हुई, क्योंकि मेरी बातें कुछ समझ में ना आए हो तो मैं माफी चाहती हुई जो है स्टेट से ये करती हूं कि, और मैं ये बताना चाहती थी कि ये जो पार्टी है ये किसी से मिली हुई पार्टी नहीं है। इसका इन्वेस्टिगेशन करें, इसको पीछे से पूछो, आगे से पूछो। ना मैं पहले किसी पार्टी की मेंबर थी, ना मैं किसी पार्टी में थी। ये पार्टी वन पार्टी है, तुम्हारे लिए इंसाफ के लिए आई है। अगर तुम सब साथ देंगे तो भारत को एक इंसाफ का घर हम बना सकते हैं। जय हिंद, जय कर्नाटका।
ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮತ್ತೊಂದು ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಹಿಳಾ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಯ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಸಂಜೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನಡೆದಿದೆ. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನವೀರಾ ಶೇಖ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕಡೆಯ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ನಡೀತು ಈ ದಿನ. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಕೋರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಕೋರಬೇಕಾಗಿದೆ ಈ ಸಂಜೆಯಲ್ಲಿ. ಬಹಳಷ್ಟು ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕತ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ MEPಗೆ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕೂಗು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಮುಟ್ಟಿದೆ ಸರ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ದಿನ ನಮ್ಮ ಬಳಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಣ್ಣ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನ ಸೂಚಿಸುವಂತಹ ಸಮಯ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನವೀರಾ ಶೇಖ್, ದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಹಿಳಾ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟಿ, ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣ ಸಂಘ, ಸಬಲೀಕರಣ ಪಕ್ಷದ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ बहुत ही अच्छा इस्तकबाल रहा और इस्तकबाल पहले बड़ा नया इस्तकबाल रहा। मैं बहुत सारे जगह पर गई हूँ, बड़े बड़े गाड़ियों में वगैरह सब जो भी है, मगर ये इस्तकबाल जो है मुझे बहुत ही घोड़े की गाड़ी पर बहुत अच्छा लगा और पहले बार मैं बैठी थी तो मुझे बहुत ही खुशी हुई और दूसरा यहाँ के लोगों से मिलकर उनके खासियत को देखकर भी बहुत ही खुशी हुई और शेर मैसूर के शहर में आकर मैं अपने आप को फ़ख्र महसूस करती हूँ। जो बचपन से क्लासेस में पढ़ते थे वो हम जो है आज मैं उस शहर में आई हुई हूँ और मुझे उम्मीद है कि मैं जब नेक्स्ट आऊँगी तो सारे मैसूर के सीट हम जीते होंगे इंशाअल्लाह। मैसूर में आपका एजेंडा क्या है? मैसूर में क्या एजेंडा है, जैसे जो भी डिस्ट्रिक्ट प्रॉब्लम्स हैं उस प्रॉब्लम्स को दूर करना और हमारा एजेंडा सबको यूनिफॉर्मिटी में रखना। ना मैसूर के लिए अलग एजेंडा है, ना बल्लारी के अलग लिए एजेंडा। पानी का प्रॉब्लम, बिजली का प्रॉब्लम, स्कूल्स के प्रॉब्लम, गवर्नमेंट स्कूल्स के प्रॉब्लम, क्योंकि बातें करने से कुछ भी नहीं होता, हमको काम करके बताना है। अगर आप लोग सब साथ देंगे, सारे लोग यहाँ के सपोर्ट करेंगे तो ये काम करना हमारे लिए बहुत ही आसान और बिल्कुल पॉसिबल रहेगा। तो उसके लिए कोशिश है। कोशिश में लोग सोचते हैं कि ये नई कोशिश है, पुरानी कोशिश है, मगर कोशिश नई पुरानी नहीं होती, कोशिश होती है, एक दिन सक्सेस और कामयाब होकर रहेगी। मैडम आप भी है इस वक्त के जो लोग आए हैं महिलाओं को क्या सपोर्ट मिलेगा? महिलाओं के लिए तो मेरे पास पहला मुद्दा तो महिला का ही है। जो महिलाओं का सपोर्ट का मतलब क्या है कि महिला को जो आज कम नज़र से देखा जाता है, मैं ये बताना नहीं चाहती कि महिला बड़ी बेचारी है, इसकी मदद करो, इसको थोड़े पैसे दे दो, इसको ट्रस्ट के तरफ से हेल्प कर दो, इसे पीछे की सीट में बिठा दो, आगे की सीट में, मैं ये नहीं, मैं ये बताना चाहती हूँ कि महिला बहुत ताकतवर है। महिला 10,000 मर्दों के बराबर भी काम कर सकती है। अगर एक महिला ठान लेती है तो मैं चाहती हूँ वो महिलाएं जो अपने जो भी उनके अंदर जो टैलेंट है उसको छुपा के घरों में बैठे ही, वो महिलाएं बाहर निकल कर आएँ और वो पॉलिटिक्स में आएँ और वो टिकट लें और वो पोस्ट लें, काम करें और वो जीतें। मैं महिलाओं को आवाज़ दे रही हूँ कि आप सब कुछ कर सकते हो, आप भारत को बना सकते हो, देश को बना सकते हो, आपके हाथों में बहुत बड़ी ताकत है। मैं यही महिलाओं को बताऊंगी और महिलाओं को मेरा पूरा सपोर्ट रहेगा। मैं हर वो बच्ची की आवाज़ बनूंगी जिसको माँ के पेट में मार दिया जाता है, मैं हर वो औरत की आवाज़ बनूंगी जिसको डौरी के ऊपर मार दिया जाता है, हर वो औरत की आवाज़ बनूंगी, जो हर वो बच्ची की आवाज़ बनूंगी जिसको
छोटी छोटी उम्र में तकलीफ़ें लड़की करके उसको लेबर बना दिया जाता है। मैं सारे बच्चियों की आवाज़ बनकर उनको एम्पावरमेंट में लाने की मैं पूरी कोशिश करूँगी और जितना होगा मैं महिलाओं को एक दिन ऐसा बना दूँगी कि महिला के लिए मर्दें भी सोचने लगे कि काश हम महिला होते तो कितना अच्छा होता। मैम ट्रिपल तलाक के बारे में आप क्या राय है? ट्रिपल तलाक के बारे में मेरी राय पहले भी मैंने बताया था। ट्रिपल तलाक जो ज़्यादती है, यानी जो कानून में नहीं है, इस्लाम में नहीं है, कोई व्हाट्सएप पे दे दिया, कोई फेसबुक पे दे दिया, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमारा इस्लाम ऐसी नाइंसाफ़ी नहीं सिखाता है और कोई भी मज़हब ऐसी नाइंसाफ़ी नहीं सिखाता है। जो इस्लाम में जो मज़हब ने सिखाया है वो तरीक़ा तलाक़ का अगर इस्तेमाल किया जाए तो उसमें किसी को दखल अंदाज़ी करने का राइट नहीं है, क्योंकि भारत का संविधान यही कहता है कि हर इंसान अपने मज़हब के तरीक़े से चले, तो उसमें कोई भी इंटरफेयर करना मैं तो उसको बिल्कुल बुरा समझती हूँ। और ट्रिपल तलाक की बिल के लिए वो जो क्या है क्रिमिनल सज़ा, उसे 3 साल की नॉन बेल वारंट निकालना, उसका इंसानियत की नाइंसाफ़ी होती है। ये तलाक और खुला, ये शादी का मसला मियाँ बीवी के ऊपर होता है। उनको आज़ादी है, क्या रहना है, छोड़ना है, रखना है, नहीं रखना है, वो उनकी मर्ज़ी से होता है। उसके लिए फैमिली कोर्ट है, उसके लिए मजहबी लोग हैं, उसके लिए कुरान है, सब कुछ भी है उसमें जो है सब सही बताया है। तो मैं ट्रिपल तलाक के बारे में यही बोलती हूँ, एक बेकार सा मुद्दा है और कुछ भी नहीं है। और मैं ये भी कहती हूँ कि भारत के जो मुसलमान ही 95% मर्दें अपनी बीवी को जो है अगर छोटी सी चिमटी भी काटे तो बर्दाश्त नहीं करते, इतना प्यार करने वाले भी हैं। हाँ, 2% कोई नाइंसाफ़ी करने वाले हैं, उनको सीधा पकड़ो और उनको बात करो, उनके लिए इंसाफ करो। तो पूरे भारत में इस बात को चेंज करना, और औरतों की इंसाफ नहीं मिल रही है, वो भी खासकर से मुसलमान मर्दे ही इंसाफ नहीं दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी गलत बात है और ये कोई बात नहीं है। जो ज़्यादती है उसके लिए मैं ये मैडम जब आप मैसूर आने वाले थे, जब यहाँ पे खबर फैली तो यहाँ पे अफवाहें उड़ गई कि ये जो है मोदी की पार्टी है, एक औरत दिल्ली जाके इतनी जल्दी से कैसे एक पार्टी जो है रजिस्टर करवा के आएगी, इसके बारे में आपका क्या कहना है और हमें क्लैरिफिकेशन दे दो। जी, हर पढ़ा लिखा इंसान ये बात समझ सकता है, अगर पार्टी मोदी की है तो नेशनल पार्टी बनाने की मुझे ज़रूरत नहीं होती है। अगर पार्टी कांग्रेस की होती तो मुझे नेशनल पार्टी बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। नेशनल पार्टी बनाने के रिक्वायरमेंट होते हैं, वो रिक्वायरमेंट को मैंने पूरा किया। 5 साल पहले से इसका काम चलता था, आज नहीं, आज ये मंजर आम पे आया है और इसका सिंबल जो है हीरा मिला है। और मैं चाहती हूँ कि हीरे के ज़रिए से पूरे दुनिया में रोशनी पहुँचे, लोगों को धीरे धीरे समझ में आ जाएगा मैं किसी से नहीं मिली हूँ, क्योंकि वो लोग पीछे भी देख लेंगे, ना मुझे किसी से मिलने की ज़रूरत है, ना मैं मिलूंगी, ना मैं बिकूंगी। मैं ये पार्टी को लेके जाऊंगी, इंसाफ के लिए लड़ूंगी जब तक आखिरी सांस है। सर, मोदी गवर्नमेंट को क्या मार्क्स देता है? जी, मोदी गवर्नमेंट को क्या मार्क्स देते हैं? मैं कुछ भी मार्क्स क्या दूंगी मोदी गवर्नमेंट को। अभी मैं तकरीर में भी बता रही थी कि मोदी गवर्नमेंट के बहुत सारे फैसले ऐसे रहे कि वो फैसले लोगों के लिए बड़े नाइंसाफ़ी के फैसले रहे। जैसे अचानक नवंबर 8 को जो है नोटबंदी कर देना, तो मेरे पास 3-4 हज़ार औरतें आए थे, उनको क्या मालूम, वो सेंट्रल में रहते ही कहते हैं देश बदल गया, डिजिटल हो गया, देश में बहुत फ़ायदा आ गया। तो मेरे पास वो औरतें आकर 10-10 हज़ार 20 हज़ार अपने हाथों में लाके जस्ट 3 मंथ्स बिफोर रो कर उन्होंने कचरे में डाला। बोले कि हमारे अकाउंट्स नहीं है, हमारे घर नहीं, एड्रेस नहीं, तो बैंक काम बनेगा, ना हमारे कोई कार्ड है, तो हमने कौन सा जो है वो ये कर दिया, ब्लैक मनी लेकर आ गए। तो अच्छा, तुमने नोटबंदी तो हो गई, कहा ये किसी को ब्लैक मनी वाले को पकड़ लिया, वो लिस्ट है हमारे पास। इतने लोग लाइन में खड़े हो गए, इतने लोग मर गए, इतने लोगों ने जान दे दिया, क्या क्या हो गया, लोग खाने को भूखे मर गए, पानी को भूखे मर गए। इतनी तकलीफों का कुछ तो फायदा होना चाहिए ना, अकाउंटों में पैसे आना चाहिए और ब्लैक मनी वापस होना चाहिए। मुझे 4 लोगों का नाम बताओ जिसका ब्लैक मनी पकड़ लिया गया हो, बताओ, कोई बता सकता है? सेंट्रल के पास क्या इसका जवाब है? बिल्कुल नहीं है। जीएसटी का फॉर्म करना, जीएसटी में पहले जो है सीएस के पास जो बिजनेस करने वाले लोग थे, वो साल में एक बार ही बहुत हरास हो रहे थे, साल में एक बार ही बहुत ही हरास हो रहे थे, जाकर ये करना, बिल सबमिट करना, सब कुछ। अब तो महीना महीना बैठना, छोटे मोटे जो लाख रुपये 2 लाख रुपये टर्नओवर के कंपनीज वाले 4,50,000 कंपनीज 2017 में बंद हो गए और एक कंपनी में 5-5 लोग जॉब करते थे, 6-6 लाख। अगर वो हिसाब डाल लेंगे तो हज़ारों के बच्चों की जॉब चले गई जो छोटे छोटे कंपनी में करते थे। तो मैं कहती हूँ अगर भारत को भलाई करना है तो मैं ना उसको बुरा कहूँगी ना इसको बुरा, जो बुरा काम करेगा मैं उसको ज़रूर से ज़रूर बुरा कहूँगी। और खासकर से जो है कि उससे लोगों को क्या फायदा हुआ है ये देखना जो है बहुत ही जरूरी है। तो ये सरकार को फैसला लेने से पहले प्रजा का क्या नफा है, क्या नुकसान है, इससे उनको क्या पहुंचेगा ये देखना बहुत ही जरूरी होता है।
तो बस आगे मैसूर की जनता के लिए आप क्या करेंगे? मैसूर की जनता के लिए इंशाल्लाह अगर आप मैसूर की जनता मुझे साथ देगी, MEP आ जाएगी, तो आप मैसूर को जो है इंटरनेशनल लेवल में देखोगे 5 साल के बाद। मैसूर ऐसा टूटा फूटा नहीं पड़ा रहेगा, क्योंकि ये टीपू सुल्तान का शहर है। इसको हमें एक तारीखी शहर बनाना चाहिए, इसको एक यादगार शहर बनाना चाहिए। ये टूटा फूटा नहीं रहेगा, बहुत ही अच्छा बन जाएगा। थैंक यू मैडम।